उठ मेरे बेडरूम की मेज पर थे। जो लोग अंदर गए थे उन्होंने उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया और उसे सौंप दिया। उसने आईडी पर एक नजर डाली, फिर खुशी खुशी उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बांह पर रखा उसका पैर और भी जोर से दब गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अंधे मूर्ख, तुमने गलत आदमी को ठगने की कोशिश की है। मैं अभी तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उस औरत को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद उसने मुझे फिर से जोर से लात मारी और मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे कुछ याद आया जैसा लगा। वह मुड़ा और मेरे बेडरूम में चला गया, मेरा फोन निकाला और उसे मेरे सामने जमीन पर जोर से पटक दिया। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि वह पूरी तरह टूट चुका है तो वह अकड़ते हुए चला गया। उनके जाने के बाद मैं बिस्तर के पास अकेला बैठा था। मेरी उंगलियों के बीच 7 युआन की होंगता शान सिगरेट जल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया हमेशा इतनी अन्यायी क्यों होती है, और इससे भी कम समझ पा रहा था कि हर किसी का चेहरा दिखावे के लिए क्यों बना हुआ लगता है। उसने मुझे अपनी आईडी क्यों दी, फिर लोगों को मुझे पीटने के लिए क्यों भेजा? मुझे उससे पूछना ही था कि वह असल में क्या चाहती है। खिड़की के बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, मानो पूरी रात रुकने का नाम ही न ले। जब कल सूरज निकलेगा तो इस शहर में मेरे जैसा एक और भटकता हुआ इंसान होगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से तिरछी होकर कमरे में आ गई थी। मैंने अपना सारा सामान पहले ही सूटकेस में पैक कर लिया था। आज मुझे यह किराए का कमरा छोड़ना था। कल रात वाले उस गिरोह की वजह से मकान मालिक को लगा कि मैं कुछ संदिग्ध लोगों को जानता हूँ, इसलिए उसने अब मुझे कमरा किराए पर देने से मना कर दिया। मैंने अपना सूटकेस अपनी जर्जर ई बाइक पर रख दिया। मेरे पास बस वही 2600 युआन थे जो उस औरत ने कल बारिश में दिए थे। पिछली तनख्वाह मैंने पापा के इलाज के लिए घर भेज दी थी और खुद के लिए थोड़े ही पैसे रखे थे। उन पैसों में से 800 का स्मार्टफोन लिया ताकि डिलीवरी कर सकूं। मुझे अभी भी काम करते रहना था। बाकी बचे 1000 से ज्यादा युआन किराए के लिए थे। अगर अंधेरा होने से पहले मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मुझे फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ेगा। मैंने अपना सिम कार्ड नई फोन में डाल दिया। जैसे ही फोन ऑन हुआ मेरे दूसरे चाचा का फोन आ गया। चैन फैन, क्या कर रहे हो? मेरे दूसरे चाचा चैन शाओ जी कुछ अलग ही किस्म के इंसान हैं। मेरे दादाजी ने उन्हें सड़क के किनारे से उठाया था। वह मुझसे 6 साल बड़े हैं। इन सालों में उन्होंने बहुत सी संदिग्ध हरकतें की हैं। अगर मुझे उन्हें 4 शब्दों में बयान करना हो तो कहूंगा, हर जगह बदनाम। मैं फुटपाथ पर बैठ गया और पूछा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप क्यों फोन कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पापा के लिए दवा लेने कुनमिंग आया हूँ। सुना है यहाँ एक बूढ़े डॉक्टर हैं जो किडनी की बीमारी में बहुत माहिर हैं। उनका संपर्क मिला तो मैं तुरंत चला आया। आज रात तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगा, फिर सुबह ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। दूसरे चाचा की बात सुनकर मैं तुरंत घबरा गया। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है तो वे क्या सोचेंगे? अगर वे वापस जाकर मेरे माता पिता को बता देंगे तो वे फिर से चिंता करने लगेंगे। ऊपर से मेरे चेहरे पर भी चोट के निशान थे। उनकी आदत है कि जब तक सच्चाई न जान लें तब तक पूछते ही रहते हैं। फिर तो मैं सच में मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं हकलाते हुए बोला, दूसरे चाचा, आप मुझे ढूंढने मत आइए। दवा खरीद कर जल्दी वापस चले जाइए। मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन वे जिद पर अड़े रहे। मैं तुम्हारे लिए गांव के अंडों की एक टोकरी भी लाया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें ये देने ही हैं। बस मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। कोई भी कमरा यूं ही ढूंढना, किराया देना और तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाना व्यावहारिक नहीं था। लेकिन मेरे दूसरे चाचा 2 घंटे में पहुंचने वाले थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि पहले स्टेशन के पास कोई सस्ता मोटल ढूंढ लूं। मैं अपने दूसरे चाचा को वहीं ठहरा दूंगा ताकि वे मेरे घर वापस जाने का इरादा छोड़ दें। जब तक उनकी देखभाल हो रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूं। मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ।